डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। ये जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर नंबर 5 जो है उसके अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत 4 थ्योरी दिया गया है, जिसमें कि पहला जो थ्योरी था वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी था, दूसरा जेंडर स्कीमा थ्योरी था, तीसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था, फोर्थ जो था वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी था। यही जो फोर्थ थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, लास्ट थ्योरी, इन्हीं के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। आप लोग अगर वो 3 थ्योरी नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो 3 थ्योरी अच्छे से देख लें, पढ़ लें। एग्जाम हॉल में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अलावा जेंडर स्कीमा थ्योरी भी आने की संभावना है, तो इसलिए आप लोग पहले उन थ्योरी को भी देख लें, अच्छे से पढ़ लें और आंसर राइटिंग कर लें। तो आज देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो पहला है पॉइंट, मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व प्राप्त है। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आज जितना भी इतिहास देख रहे हैं तो हमारे समाज में जो है, समाज का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष से भरा हुआ था और भरा हुआ अभी भी है। तो इसी के अनुसार मार्क्स ने इतिहास के आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत में इस धारणा का प्रतिपादन किया था कि समाज में सदैव ही विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, तो दूसरा और वह जो केवल शारीरिक श्रम करता है। पहला वर्ग सदैव दूसरे वर्ग का शोषण करता है और ये समाज जो है शोषक और शोषित वर्ग सदा ही आपस में संघर्षित रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे समाज में, जब मेरा देश आज़ाद नहीं हुआ था और अभी भी आप समाजों में देखते होंगे जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्गों के साथ थोड़ा संघर्ष करते हैं, उनके साथ एक हीन दृष्टि से देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो है सामाजिक, आर्थिक, जातिगत, धर्म और इस हिसाब से सभी उच्च और निम्न वर्गों में जो समाज बांटा हुआ है उसमें से संघर्ष चलते रहता है और इस तरह से एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग को शोषित करता है। यही इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग क्या है, क्लास जो है वह वर्ग क्या है। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिसके साधारण हित एक हो। मार्क्स जो है अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित 2 वर्गों को मानकर चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण परस्पर संघर्ष रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है। इस जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप लोग पहले देखते होंगे कि अब तो बहुत सारे सीमांत खेती जो होने लगे हैं। पहले जो था एक वर्ग ऐसा था जो कि पूरी तरह से उनके अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था आती थी, वो जमीन के मालिक हुआ करते थे। किसान जो है उन जमीनों पर कुछ अन्न उत्पादन करके, उपजा करके उनको दिया करते थे और कुछ हिस्से, खाने के हिस्से भर वो अपने पास रखते थे। यही बताया जा रहा है कि इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा, इन बातों पर आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम करने वाला लोग का वर्ग है। वही जिसको किसान हम लोग बोलते हैं, वो आश्रित रहते थे और घोर परिश्रम करते थे। पहला वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण करता था, होता ही था ऐसा। दूसरा वर्ग पर्याप्त श्रम करने के बावजूद जीवन के अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता था।
और निरंतर शोषित होते रहता था। इस दृष्टि से पहले वर्ग को शोषक और दूसरे वर्ग को शोषित वर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, पहला वर्ग जो था वो जो जमींदार हुआ करता था, पूंजीपति हुआ करता था, इसको पहला वर्ग में बांटा है मार्क्स ने। जबकि दूसरा वर्ग वो जो उन खेतों में खेती करते थे, जैसे किसान, उन चीज़ों को उपजा कर पूरा मजदूरी करके कुछ ही अन्न अपने पास रखते थे, तो उसको दूसरा वर्ग में रखा गया है। तो पहला वर्ग जो हुआ शोषक और दूसरा वर्ग जो है वो शोषित कहलाया। उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली में, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली में समाज के ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिसके परस्पर विरोधी हित होते हैं। पूंजीपति तथा श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हित परस्पर विरोध हैं। बिल्कुल सही बात है। पूंजीपति एक किसान के बिना अधूरा है। अगर जमींदार को बोला जाए कि वो बिना किसान अगर नहीं रहे तो वो खेती कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। एक पूंजीपति को एक कस्टमर की जरूरत होती है, एक वर्कर की जरूरत होती है एक पूंजीपति को, तो उसी तरह जमींदार को एक किसान की जरूरत होती है। तो एक दूसरे के दोनों परस्पर जरूरत, एक दूसरे की जरूरत भी है दोनों को, तब पर भी पूंजीपति जो है स्वाभाविक रूप से श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है। वो जानता है पूंजीपति कि श्रमिक जो है, वर्कर जो है, उनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, तब पर भी वो पैसों को बचाकर मजदूरी जो है वर्कर को कम देना चाहते हैं, जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो। मतलब अगर कम रुपया देगा किसी वर्कर को और जो पैसा बचेगा तो वो पूंजीपति का ही ज़्यादा बचेगा। और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। हितों में परस्पर विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष का आधार है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। पहले भी ये संघर्ष चला आ रहा था एक जमींदार और किसानों के बीच, और आज भी उद्योगपति और वर्कर के बीच चलते आ रहा है संघर्ष। इसी संघर्ष के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में देखें तथा अनवरत, कभी लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति या तो हर बार समाज क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों का सर्वनाश हुआ है। बिल्कुल है, ऐसा ही होता है हमारे समाज में। कभी ना कभी आप भी देखे होंगे, अगर जिस तरह से हमारे देशों पर अंग्रेजों ने शासन किया, कई बार ऐसा हुआ जो खुलकर उनके विरोध करते थे और कोई लुक छुप कर भी उनका विरोध किया करते थे। और ऐसा ही आज के समाज में, आज के युग में भी चलते रहता है। कोई बड़े लोग हैं तो उनको कोई सामना करता है, सामने से उनका विरोध करता है, तो कोई लुक छुप कर भी उनका विरोध करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवाद के अंत की आवश्यक संभावना व्यक्त करता है और उसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीच निहित है। पूंजीपति का उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना है, जिसके कारण धन का संकेंद्रण बहुत थोड़े से व्यक्तियों में होता जाता है, जिसके कारण पूंजीपतियों की संख्या में लगातार कमी तथा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। हाँ, ऐसा आप लोग देखेंगे कि आजकल आप देखते ही होंगे हमारे देश में जो है बेरोजगारी कितना अहम चरण पे पहुंच गया है। वर्करों की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि पूंजीपति की संख्या घटती जा रही है, जिसमें पूंजीपति जो है वर्करों को कम वेतन पे रख रहे हैं और वर्कर मजबूरन उस काम को कर रहे हैं। पूंजीपति अपने अधिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अधिकाधिक उद्योग लगाते हैं और श्रमिकों को एक साथ काम करने से श्रमिक जो है संगठित होते हैं तथा उनमें वर्गीय चेतना का विकास होता है। और जब यह मजदूर संगठन बड़ा होता है तो यह पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता ही है। आप देखे ही होंगे बहुत सारे वर्कर मिलके एक संगठन तैयार कर लेते हैं। अगर उनके साथ कुछ विरोधी या कुछ गलत होता है तो वो संगठन मिलके पूंजीपति से सामना करता है। उद्योगों में उत्पादन अधिक हो जाने पर इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती है। विकसित पूंजीपति देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में पूंजी लगाते हैं, जिसके कारण पूंजीवाद विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसा अक्सर होते रहता है। हमारे देश में अभी देखे ही होंगे जो है अंबानी या फिर ये गुजरात के जो है रहने वाले
अडानी ग्रुप जो बोलते हैं, जिसको गौतम अडानी, वो हाल में ही दूसरे देश में अपना एक उद्योग खोला है जो कि एक दूसरे देशों से विश्वव्यापी होते जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से पूंजीवाद जो है ग्रहण कर रहा है। तो एक दूसरे देश से पूंजीपति देशों से ये पूंजीवाद जो है दूसरे देशों में पूंजी लगाते हैं और दूसरे देशों से विश्व व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये उद्योग जो है कभी इस देश में, कभी उस देश के कई पूंजीपति किसी दूसरे देश में, तो किसी दूसरे देश के पूंजीपति किसी अन्य देश में, इस तरह से पूंजी उद्योग को लगाते हैं और ये विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेते हैं। आता है अगला पॉइंट देखेंगे। अंत में जैसे जैसे श्रमिक वर्ग की शक्ति में वृद्धि होती है और पूंजीवादी शक्तियों को ह्रास होता है, तो यह संघर्ष एक क्रांति का स्वरूप धारण कर लेता है और यह संघर्ष पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। पूंजीवादी वर्ग को पराजित कर श्रमिक वर्ग अस्थायी रूप से अपना अधिनायकत्व जो होता है स्थापित कर लेता है। यही कारण है कि सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते रहे। इस कारण श्रमिक आंदोलन जो है बहुत अधिक संगठित हो जाता है, तो पूंजीवाद इसे संगठित आंदोलन के सामने टिक नहीं पाता है और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। और इस प्रकार श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष होता है वह अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग के विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार मार्क्स का विश्वास था कि जब श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा तब धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग के अंतिम अवशेष भी समाप्त कर दिए जाएंगे और उसके पश्चात एक वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। इसके लिए मार्क्स क्रांति का आह्वान करता है और मार्क्स के अनुसार वास्तविक समाज की स्थापना होगी। इसके लिए मार्क्स क्रांति का आह्वान करता है और मार्क्स के अनुसार वास्तविक समाजवाद की स्थापना के लिए श्रमिक वर्ग की क्रांति प्रमुख शर्त है। उनका मानना है मार्क्स का कि इस तरह से समाजवाद की स्थापना के लिए श्रमिक वर्ग जो है उनका क्रांति जो है वो प्रमुख शर्त है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की आलोचना क्या है उनके बारे में देखेंगे। इतिहास को समझने और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए मार्क्स का वर्ग और संघर्ष का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी कई आधारों पर आलोचना भी की गई है। पहला आलोचना देखेंगे, समाज में केवल दो ही वर्ग पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग नहीं बल्कि एक तीसरा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग भी है जिसकी मार्क्स ने अवहेलना की है। इस वर्ग ने समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है, फिर भी मार्क्स ने उसकी अवहेलना की है। दूसरा त्रुटि देखेंगे, मार्क्स की एक त्रुटि यह भी है कि उसने सामाजिक और आर्थिक दोनों वर्गों को एक मान लिया है। आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है व्यक्ति उनको एक ही मान लिया है, जबकि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना सही नहीं है। समाज का सही विश्लेषण जाति, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा सभी आधार पर किया जाता है। सिर्फ आप आर्थिक आधार पर किसी को नहीं मान सकते हैं कि वो गरीब और उच्च या फिर निम्न जाति के हैं। तो उसका विश्लेषण जो है हमारे संविधान में भी है, जो सभी को जाति, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा इस आधार पे कुछ मतलब सहायता देने की व्यवस्था की गई है। समानता जिसको बोलते हैं, जैसा कि पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, समानता जो है सभी को समान अधिकार देने के लिए उसमें जाति, धर्म, आर्थिक सभी चीज़ों को ध्यान में रख के दिया गया है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, मार्क्स की इस धारणा को नहीं स्वीकार किया जा सकता कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। मानव जीवन का संचालक तत्व संघर्ष न होकर प्रेम, सहयोग और सामंजस्य की भावना है, जो कि मार्क्स की बहुत बड़ी भूल है। फोर्थ पॉइंट में है मार्क्स के आलोचना में मार्क्स के वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के क्रांति की बात की गई है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति, जबकि इतिहास साक्षी है कि जो भी क्रांति हुई है उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिजीवी माध्यम वर्ग द्वारा हुई है। ये भी सही बात है। हमारे देश की आज़ादी में भी ठीक है श्रमिक वर्ग का भी योगदान है, लेकिन उसमें जो है बहुत सारे क्रांतिकारी जो है बुद्धिजीवी भी थे और मध्यम वर्ग के द्वारा भी की गई थी। 5वां नंबर पॉइंट में है, मार्क्स का यह कहना है कि संसार का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सही नहीं है। धर्म, शक्ति की इच्छा, दुर्भावनाएं आदि संघर्ष के कारण भी रहे। बिल्कुल सही बात है। धर्म के कारण भी बहुत सारे संघर्ष हुए हमारे देश में या विश्व में भी। 6 नंबर पॉइंट देखेंगे, मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना का जो संभावना व्यक्त किया है वह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद ने स्वयं को बदली परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। मजदूरों को काम के घंटों में अच्छी स्थिति,
देखने को मिली है। 7 नंबर में है, मार्क्स की यह भविष्यवाणी सही नहीं हुई कि पूंजीवाद के विनाश के बाद सत्ता श्रमिक वर्ग के हाथ में जाएगी। यदि ऐसा हुआ होता तो सत्ता किसके हाथ जाएगी? फांसीवाद या अधिन्यायवाद जैसे और विकल्प भी है। अंत में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है पूरी तरह से तर्क पर आधारित तथा वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी मार्क्सवादी चिंतन में इसका विशेष महत्व है। जैसा कि आप लोगों ने इस अध्याय और इस चैप्टर को लेक्चर को देखे तो इसमें मार्क्स का जो मानना है वो है कि अगर श्रमिक लोग संघर्ष करते हैं तो बाद में उन्हीं की जीत होगी, और उसने सिर्फ 2 ही जातियों की बात की, आर्थिक आधार पर बांटा है, जो कि ऐसा नहीं है। उनका जो मानना है वो उनका जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित हुई। इस तरह से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है पूरी तरह से तर्क पर आधारित और वैज्ञानिक नहीं थी। फिर भी मार्क्सवादी का जो चिंतन है उसका महत्व दिया गया है, उनके बातों पर ध्यान दिया गया और बताया गया कुछ ना कुछ तो मार्क्स जो बताया है वो सही है, कहीं कहीं उनका भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुआ है। तो इस तरह से आज का लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के और रीड कर लीजिएगा, मतलब अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जहाँ तक हो, अगर आपके दोस्त बीएड कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हैं, उनको मार्क्स के सिद्धांत में रुचि हो तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।